हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और देखने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। और हाँ, नोट्स बनाने के साथ साथ उसे रिविज़न कंटिन्यू कीजिएगा। अगर रिविज़न नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन टाइम में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ रिविज़न मोस्ट है, ठीक है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर कौन सी पौनी चलती है? तो उस पौने को किस नाम से जाना जाता है? उस पौने को उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। इस हवा का चलने का रीजन क्या है? तो रीजन है उस समय कर्क रेखा क्षेत्र पर हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। और विषुवत रेखा क्षेत्र और मकर रेखा के क्षेत्र में लो प्रेशर रहता है। और हवा का तो सिद्धांत ही है कि वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलेगा। इस कारण से ये मानसून चलती है। और अगर यही घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर चलने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर चलने वाली हवा को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत में सर्वप्रथम किस राज्यों में होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत में सबसे पहले केरल राज्य में होता है। कब होता है ये? तो ये जून माह के प्रथम सप्ताह में होता है। कब होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत में? तो जून माह के प्रथम सप्ताह में। और किस राज्य में होता है? तो ये होता है मालाबार तट, केरल के मालाबार तट में होता है। कहाँ होता है? केरल के मालाबार तट में, ठीक है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि उस टाइम कर्क रेखा पर लो प्रेशर रहता है, जबकि विषुवत रेखा मकर वाले क्षेत्र, मकर रेखा के क्षेत्र में हाई प्रेशर रहता है। तो इस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेट धाराएं कितने से कितने अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलती है? तो ये चलती है 27 डिग्री से 30 डिग्री ऊपरी अक्षांशों में। कहाँ चलती है? 27 से 30 डिग्री ऊपरी अक्षांशों में, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर हवा की एक तेज पट्टी चलती है, जिसे ही जेट पवन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना, किस नाम से जाना जाता है? जेट पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम भागों में किस कारण वर्षा होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। और ये किस कारण से होता है? तो ये शीतोष्ण चक्रवात के कारण से होता है। शीतोष्ण चक्रवात कहाँ उठती है? तो शीतोष्ण चक्रवात भूमध्य सागर से उठती है। और भूमध्य सागर से शीतोष्ण चक्रवात चलने के कारण भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। और कब होती है? तो ये सर्दी के मौसम में होती है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो रबी फसल के लिए रामबाण होता है, रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, तो राजस्थान में इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में मावठ नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को? तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावठ या ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? मावठ नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये किस फसल के लिए लाभदायक होता है? तो ये रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। आइए, हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होने का क्या रीजन है? जो सर्दी के मौसम में कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है लौटता हुआ मानसून। क्या रीजन है? लौटता हुआ मानसून, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। और ये अपना पानी कहाँ से उठाता है? तो लौटता हुआ मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी से पानी लेता है। और बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा कराती है। कब वर्षा कराती है? तो ये सर्दी के मौसम में वर्षा कराती है। तो क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ठंडे के मौसम में बारिश होने का रीजन क्या है? तो लौटता हुआ मानसून। अगर लौटता हुआ मानसून ऑप्शन में ना रहे तो उत्तर पूर्वी मानसून दे सकता है, ठीक है। और ये अपना पानी कहाँ से उठाता है, यानी कि जल ग्रहण कहाँ से करता है? तो ये अपना जल ग्रहण बंगाल की खाड़ी से करता है। कहाँ से करता है? बंगाल की खाड़ी से करता है। जबकि पश्चिमी विक्षोभ अपना जल ग्रहण कहाँ से करता है? तो ये भूमध्य सागर से, ठीक है। भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। और जबकि लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होता है उसे क्या कहाँ होती है? तो वो कोरोमंडल तट पे होती है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। और जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ होती है सबसे पहले? तो केरल के मालाबार तट पे, ठीक है। वहीं पे सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून
प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? तो ये जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल नीनो एक शब्द है। कौन सा शब्द है ये? किस भाषा का? तो स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। और एल नीनो के कारण भारत के मानसून पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस साल एल नीनो चलता है उस साल भारत में सुखाड़ आने की संभावना होती है। और वहीं अगर लालिनो की बात की जाए तो लालिनो भारत के मानसून के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिस साल लानिनो चलता है उस साल भारत में मानसून के कारण वर्षा बहुत अच्छा होता है। लेकिन एल नीनो चलता है जिस साल, उस साल भारत में वर्षा मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मानसून पे निगेटिव प्रभाव किस पौन के कारण होता है, लानिनो या एल नीनो? तो एल नीनो के कारण। लानिनो भारत के मानसून के लिए लाभदायक है जबकि एल नीनो नुकसानदेह है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्या रीजन है लाल होने का? आप तो देखे होंगे कि मानव का ब्लड कैसा होता है। आप खुद का ही ब्लड देख लो, किस कलर का होता है? लाल होता है। रीजन क्या है? तो रीजन है हीमोग्लोबिन। क्या रीजन है? हीमोग्लोबिन। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में किसका यौगिक पाया जाता है, तो आयरन का। किसका? आयरन का। आयरन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन। कौन सा? आयरन, जिस कारण हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। आप देखते होंगे अगर मान लीजिए लोहा में ही जंग लग जाता है तो कैसा कलर हो जाता है? वो ब्राउन टाइप से हो जाता है ना। या मिट्टी में ही देख लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण है। तो जब वो आयरन हमारे ब्लड में पाया जाएगा तो ब्लड का रंग भी तो लाल ही हो जाएगा ना, बिल्कुल लाल हो जाएगा। एक इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉकरोच का ब्लड का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच का ब्लड का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। और ये किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसके ब्लड में हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोप्रोटीन पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोप्रोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह कॉकरोच के ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण कॉकरोच का ब्लड का रंग सफ़ेद होता है। जबकि ऑक्टोपस का ब्लड का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का ब्लड का रंग ब्लू होता है। कौन सा रंग होता है? ब्लू या नीला। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण ऑक्टोपस का ब्लड का रंग ब्लू होता है। जबकि हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण कॉकरोच का ब्लड का रंग सफ़ेद होता है। और अगर मनुष्य की रंग की बात की जाए, मनुष्य के ब्लड का रंग का, तो लाल होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोपिगमेंट के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण। और उसमें क्या पाया जाता है जिस कारण ब्लड का रंग लाल होता है? तो आयरन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता, ठीक है, जल होता है, और शेष जो 8% है उसमें प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है? वो भाग कौन सा है? तो वो भाग है प्लाज्मा। कौन सा भाग है? प्लाज्मा है। यही 92%, इसी में प्लाज्मा में ही 92% जल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। वहीं एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग हल्का येलो कलर का होता है। कैसा होता है? हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है। और इसका हल्का पीला कलर होने का रीज़न क्या है? तो प्लाज्मा में बिलीरुबिन नाम पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? बिलीरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो बिलीरुबिन पिगमेंट का निर्माण लीवर में होता है, ठीक है। और यही बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण हमारा प्लाज्मा का कलर हल्का येलो हो जाता है। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को जॉन्डिस होता है और अत्यधिक मात्रा में जॉन्डिस हो जाता है तो उसका शरीर का रंग, पहले तो आँख येलो पड़ना स्टार्ट होगा, पहले आँख पीला होगा, इसके बाद देखिएगा धीरे 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 बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा जॉन्डिस या पीलिया, जॉन्डिस को ही पीलिया कहा जाता है, तो शरीर का रंग भी पीला पड़ने लगता है। क्या रीज़न है? शरीर में क्या अधिक हो जाता है जिस कारण शरीर पीला पड़ने लगता था? तो यही बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट शरीर में सर्वाधिक होने लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा जब बिलीरुबिन का बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो शरीर का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। और इसी बिलीरुबिन के कारण ही प्लाज्मा का रंग भी हल्का येलो होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएं कौन सा है? तो वो इरिथ्रोसाइट है। क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को ही आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो किसका मात्रा सर्वाधिक होता है हमारे रक्त में? तो इरिथ्रोसाइट का सर्वाधिक मात्रा होता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? तो ब्लड में क्या होता है, देखिए इसमें 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जो किस अवस्था में होता है? तो ये लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। वहीं अगर 45% की बात की जाए तो 45% ब्लड सेल होता है। क्या होता है? ब्लड कोशिका होता है, रक्त कोशिका होता है। ठीक है, और इसमें 3 भाग होता है। ब्लड सेल में 3 भाग होता है। देखिए जगह कम पड़ जा रहा है, मैं बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा। तो ब्लड सेल में 3 भाग होता है। कौन कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस। कौन कौन सा 3 भाग होता है 45% में? तो 45% में ब्लड सेल में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस का। और इसमें आरबीसी का संख्या कितना होता है? तो 99% ब्लड सेल होता है। मतलब 45% में 99% ब्लड सेल ही होता है, आरबीसी का ही संख्या होता है। जबकि 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस होता है। क्या क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस होता है। अगर वहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड सेल का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? उसका परिवहन कौन करता है? तो उसका परिवहन आरबीसी करता है। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो रेड ब्लड सेल है। ठीक है, अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक स्वस्थ मानव में, मतलब वो मेल हो, ठीक है, उसमें ब्लड की संख्या, ब्लड कितनी होती है? ब्लड की संख्या, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? ब्लड की मात्रा नहीं पूछ रही हूँ मैं, आरबीसी की संख्या पूछ रही हूँ कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है मेल में। तो मेल में आरबीसी की संख्या, मतलब पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन, यानी कि 45 लाख से 55 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो 4.5 से 5.5 मिलियन ब्लड सेल होता है। किसमें, कितना में? तो 100 ml हीमोग्लोबिन में। ठीक है, 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी की मात्रा होती है, संख्या होती है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है 4 से 4.5 मिलियन। तो आप देख लीजिएगा, मिलियन पूछ रहा है तो मिलियन में टिक लगा दीजिएगा, और अगर लाख पूछेगा तो लाख में टिक लगा लीजिएगा। अगर लाख पूछेगा तो 45 लाख से 55 लाख के बीच पूछेगा कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है पुरुष में, तो 45 लाख से 55 लाख के बीच होती है। अगर वही पूछ लेगा कि महिलाओं में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 40 लाख से 45 लाख। ठीक है, एक स्वस्थ मानव की बात मैं कर रही हूँ। और कितने ब्लड में? तो 100 ml में, 100 ml हीमोग्लोबिन में इतना आरबीसी की संख्या होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो क्या छोड़ता है जिस कारण ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, मतलब ब्लड जमता है? तो वो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। तो ब्लड क्लोटिंग का कार्य करना इसका मुख्य कार्य है। प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बोले तो रक्त अस्कंदन। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के का क्या काम है? ब्लड को थक्का जमाना इसका मुख्य कार्य है। अगर वहीं आपसे मिनरल्स पूछ लिया जाए कि कौन सा मिनरल्स है जो ब्लड को जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है, तो वह कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा? कैल्शियम हो जाएगा। जबकि प्रोटीन के बारे में पूछा जाए तो प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रिन, और विटामिन कौन सा? कैल्शियम। और खनिज कौन सा, यानी कि मिनरल्स कौन सा? तो कैल्शियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक मिनट, और आपको कहीं क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि एक जो प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग का, वो प्लाज्मा में भी पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन है भाई? तो वो प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है फाइब्रिन। ठीक है, इसका भी काम सेम वही है, ब्लड क्लोटिंग कराना, लेकिन ये प्लाज्मा में पाया जाता है। जबकि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? प्लेटलेट्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो एक वयस्क मानव के शरीर में 5 लीटर खून होता है। कितना होता है? 5 लीटर
रक्त होता है, ठीक है। अगर यहीं पुरुष की बात की जाए कि पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है यूनिट में, ठीक है, तो यूनिट में होती है 12 से 13 यूनिट। कितनी होती है? 12 से 13 यूनिट ये फीमेल में होती है, ठीक है। और जबकि मेल की बात की जाए तो मेल में 13.5 से 14.5 यूनिट ब्लड की मात्रा होती है, ठीक है। कितनी होती है? 13.5 से 14 यूनिट ब्लड की मात्रा होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में, जबकि फीमेल में मेल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है ब्लड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और जबकि लीटर में पूछा जाए तो 5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएँ कौन सी है? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएँ है ब्लड, WBC। कौन सा है? WBC। और मानव रक्त में कनिकाएँ हम लोग कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के। देखिए ब्लड, एक तो ब्लड हो गया, ब्लड को 2 भागों में बांटा जाए, जिसमें 55% क्या पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा किस रूप में होता है? प्लाज्मा तरल अवस्था में होता है। जबकि 45% बच गया इधर ब्लड में, तो 45% में ब्लड सेल पाया जाता है। और ये किस रूप में? कनिका के रूप में। कौन कौन से? तो 3 भाग होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट, ठीक है। और इसमें यही पूछ रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएँ कौन सी है? तो मानव रक्त में साइज में पूछ रहा है, ठीक है। साइज में WBC हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? WBC हो जाएगा। लेकिन अगर WBC के अंदर भी जाके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा सबसे बड़ी होती है, तो इसमें अगर देखिए, अगर संख्या वाइज पूछ लेगा सबसे ज़्यादा संख्या WBC में किसका होता है, तब तो न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स का संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का संख्या सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम WBC में किसका संख्या होता है? तो सबसे कम बेसोफिल्स का होता है। किसका होता है? सबसे कम संख्या बेसोफिल्स का होता है। लेकिन अगर साइज वाइज पूछ लिया जाए कि WBC में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो WBC में सबसे बड़ा साइज होता है मोनोसाइट का, ठीक है। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि WBC में सबसे छोटा साइज किसका होता है, तो सबसे छोटा साइज लिम्फोसाइट का होता है। किसका होता है? लिम्फोसाइट का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। जैसे कि RBC और WBC का अनुपात में संख्या कितना होता है, तो ये होता है 600 अनुपात 1। कितना होता है? 600 अनुपात 1 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि RBC अनुपात WBC अनुपात प्लेटलेट्स कितना होता है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 600 अनुपात 1/40, ठीक है। क्योंकि WBC का प्लेटलेट्स का अनुपात 40 होता है और RBC का 600 और WBC का 1 होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य शरीर में उपस्थित किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित, देखिए मनुष्य के शरीर में क्या क्या होता है, कनिका में RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो कनिका किस में नहीं, केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, तो केंद्रक RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और केंद्रक के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है RBC में, ठीक है। तो ये स्तनधारियों के लिए बोला जाता है कि जितने भी स्तनधारी हैं तो उन सारे स्तनधारियों के ब्लड में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन अर्थात अपवाद 3 है जिसमें केंद्रक पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि अपवाद वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो अपवाद कौन कौन से हैं जिसके ब्लड में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो एक तो ऊँट हो जाएगा, दूसरा लामा और तीसरा जिराफ। कौन कौन सा हो जाएगा? ऊँट, लामा और जिराफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊँट तो समझ में आ गया, जिराफ भी। लामा क्या होता है? तो लामा भी जिराफ से छोटा है, ऊँट से छोटा हाइट का एक होता है, ऊँट का ही प्रजाति है। ये पहाड़ों पे चलता है, इसी को लामा कहा जाता है। और इसके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है क्योंकि ये तो तीनों तो सारे स्तनधारी ही हैं ना। तो किसी भी स्तनधारी के ब्लड में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लेकिन ये 3 अपवाद हैं जिसके ब्लड में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही पाया जाता है, ठीक है। और अगर वही आपसे पूछ लिया जाए क्या WBC में केंद्रक पाया जाता है, तो बिल्कुल WBC में केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स में पाया जाता है, तो नहीं, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। लेकिन प्लेटलेट्स को लेकर बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर RBC को ही लेके पूछता है कि RBC WBC दे देगा आपको, ऑप्शन में पूछेगा किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो WBC का तुलना सैनिकों से की जाती है। क्यों की जाती है सैनिकों से? क्योंकि इसका काम है हमारे शरीर में
सुरक्षा को बनाए रखना, बाहरी जितना आक्रमण होता है वायरस बैक्टीरिया वो सारे से लड़ने का काम WBC करता है, ठीक है। इसीलिए सुरक्षा तंत्र भी WBC को कहा जाता है और शरीर का सैनिक भी WBC को कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए तो जब एड्स होता है तो उस व्यक्ति की बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका WBC ख़त्म हो जाता है। वो वायरस जो है ना वो WBC को ही खा जाता है, लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देता है, जिस कारण मनुष्य का शरीर किसी भी बीमारी से बच नहीं पाता है। जब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं रहेगा तो बचेंगे कहाँ से। तो वैसे ही हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि WBC की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, ठीक है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ल्यूकेमिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है वो? फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन। एक प्रोटीन का नाम मैं क्या बताई थी प्लाज्मा में जो पाया जाता है, उसका भी रक्त स्कंदन काम करना है फाइब्रिन, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए फाइब्रिनोजेन की, ठीक है, तो ये कैसे निकाला जा सकता है? अगर हम ब्लड में से क्या घटा देंगे जो प्लाज्मा निकल जाएगा। तो ब्लड में से अगर हम RBC को घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? प्लाज्मा बच जाएगा। अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो अगर प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजेन को निकाल लेंगे, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जिसका काम क्या है रक्त को जमाना, अगर इसको निकाल लेंगे तो सीरम निकल जाता है। क्या बचता है? सीरम। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि WBC के क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं दी हूँ, आइए ना क्वेश्चन में ही देख लीजिएगा आप लोग, दिया ही है, हाँ यही तो नीचे ही तो है, आइए इसी में डिस्कस कर लूँगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिए इसको, हाँ, हमारे रक्त का वो कौन सा हिस्सा है जो रक्त स्कंदन में भाग नहीं ले सकता है। तो वो कौन सा हिस्सा है हमारे रक्त का जो रक्त स्कंदन में भाग नहीं ले सकता है? तो वो सीरम है। सीरम जो है वो ब्लड क्लोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। क्यों भाग नहीं ले सकता है सीरम? इसलिए भाग नहीं ले सकता है क्योंकि रक्त जमाने वाला जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, इसे ही निकाल दिया जाता है। देखिए प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल लेंगे तो जो बचता है ना उसी को सीरम कहा जाता है। और फाइब्रिनोजेन का काम क्या है? तो फाइब्रिनोजेन का काम है ब्लड को जमाना। क्या काम है फाइब्रिनोजेन का काम है ब्लड को जमाना। और सीरम में तो फाइब्रिनोजेन ही नहीं पाया जाता है, तो ये ब्लड को क्या जमा सकता है? नहीं जमा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जमा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता है। तो वो कौन सा चीज़ है जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। जैसे कि RBC किसका परिवहन करता है? तो RBC तो जैसे ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पूरा शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना किसका काम है? तो हीमोग्लोबिन का काम है ना। उसी तरह प्लाज्मा का काम है कि शरीर से जितने अवशिष्ट पदार्थ हैं ना उसको बाहर निकालना, ठीक है। उसका परिवहन करता है प्लाज्मा, ठीक है। अगर CO2 दे देगा तब तो हीमोग्लोबिन भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में वो CO2 का परिवहन करता है। लेकिन अगर उसी में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ भी जुड़ जाए, भोजन भी जुड़ जाए, CO2 भी जुड़ जाए, तब तो उसका आंसर 100% प्लाज्मा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग नोटिस करके देखिएगा कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उसमें ऐड किया है या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। किस में होता है संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण? तो गैस और द्रव में होता है। किस में होता है? गैस और द्रव में। वैसे ऊष्मा का संचरण कितने विधि से होता है? तो ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है। कितने विधि से होता है? 3 विधि से। कौन कौन सा? चालन, संवहन और विकिरण। ये 3 विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण केवल ठोस में हो सकता है, ठीक है। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण केवल ठोस में होता है, जबकि संवहन विधि से ऊष्मा का संचालन ठोस में नहीं, द्रव और गैस में होता है, ठीक है। और विकिरण की बात की जाए तो विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण ठोस में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और निर्वात में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का परिवहन किस विधि से होता है? तो ठोस में ऊष्मा का परिवहन किस विधि से होता है? चालन विधि से। धातु में ऊष्मा का परिवहन किस विधि से होता है? बताइए।
कॉमन सी बात है, धातु ठोस होता है तो उसमें उष्मा का संचरण या परिवहन किस माध्यम से होगा? चालन माध्यम से, चालन विधि से ही होगा ना। द्रव में उष्मा का संचरण किस विधि से होगा? तो द्रव में समान विधि से होगा। गैस में उष्मा का संचरण किस विधि से होगा? तो गैस में भी उष्मा का संचरण संवहन विधि से होगा, ठीक है। और विकिरण में, तो विकिरण विधि से तो सारे में उष्मा का संचरण होता है, चाहे वो गैस हो, द्रव हो, लिक्विड हो या ठोस हो या निर्वात क्यों ना हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। एमआरआई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आइए लिख देती हूँ। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिकार पर पक्षियों बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन द्वारा किस घटना का प्रयोग किया जाता है? तो किस परिघटना का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत। किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत के द्वारा चमगादड़ अपना शिकार का पता लगा लेता है। जैसे कि वो एक अपने अंदर से एक ध्वनि निकालता है, ठीक है। और अगर वो ध्वनि कहीं से जाके टकरा के चला आ जाता है तो चमगादड़ समझ जाता है कि रास्ते में कुछ ना कुछ तो है, कीड़ा मकोड़ा चाहे आदमी पक्षी, कुछ ना कुछ तो है, तो वो साइलेंट हो जाता है। डॉल्फिन भी सेम इसी विधि का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत का। एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर या 17 मीटर। कितना होता है? 16.5 मीटर या 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तभी वो प्रतिध्वनि सुन सकता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर 16.5 मीटर और 17 मीटर दोनों देगा तब तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर। अगर 16.5 मीटर ऑप्शन में नहीं देगा तो 17 मीटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं प्रतिध्वनि सुनने के लिए अधिकतम सीमा का पूछ लेगा, अधिकतम सीमा रेखा क्या है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए अधिकतम कोई सीमा रेखा नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम है 16.5 मीटर या 17 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन और दो और सिद्धांत है। कौन कौन से? एक तो अपवर्तन, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये चारों कारण के से इंद्रधनुष बनता। इंद्रधनुष शायद बचपन में आप लोग भी देखे होंगे। बारिश खत्म होने के जस्ट बाद आसमान में 7 रंग का एक तिरंगा टाइप सा दिखता है कुछ। बचपन में हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर उसे देखते थे कि देखो इंद्रधनुष निकल आया है। तो कितने रंग के होते हैं इंद्रधनुष? 7 रंग के होते हैं। और कब ये देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है वर्षा खत्म होने के जस्ट बाद, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमको 12 बजे, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष को हम देख सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सूर्य सीधा होता है और उस टाइम हम लोग इंद्रधनुष को नहीं देखते। इंद्रधनुष जब भी निकलता है तो वो सूर्य के अपोजिट साइड निकलता है, ठीक है। अगर सूर्य ईस्ट में है तो इंद्रधनुष वेस्ट में बनेगा, अगर सूर्य वेस्ट में है तो इंद्रधनुष ईस्ट में बनेगा, ठीक है। अगर वही इंद्रधनुष की प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक में क्या डिफरेंट है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसके सबसे ऊपर रंग कौन सा है? तो सबसे ऊपर उसका लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है ऊपर? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। अभी ना मैं बताई कि 7 रंगों का होता है इंद्रधनुष। विबग्योर वाला तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, पक्का जानते होंगे। देखिए, विबग्योर, इसको विबग्योर ही पढ़ते हैं हम लोग, इधर से पढ़ते हैं। तो जब प्रथम
इंद्रधनुष होता है प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक वाला, तो वो उसके ऊपर होता है रेड कलर और नीचे वायलेट कलर होता है, अर्थात बैगनी कलर होता है। लेकिन द्वितीय क्रम का जो इंद्रधनुष होता है उसमें ऊपर बैगनी रंग होता है और नीचे लाल कलर होता है, ठीक है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन का घटना होता है, 1 बार परावर्तन का घटना होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन का घटना होता है और 2 बार अपवर्तन का घटना होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर लाल रंग होता है और नीचे की ओर बैगनी रंग होता है, ठीक है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है और 1 बार परावर्तन की घटना होती है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर बैगनी रंग होती है और नीचे की ओर लाल रंग, और इसमें 2 बार परावर्तन का घटना और 2 बार अपवर्तन का घटना होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो हमारे आँखों पे 42 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है? 42 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष 55 डिग्री का कोण बनाता है हमारे आँखों के ऊपर। कितना कोण बनाता है? 55 डिग्री का। अब एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इंद्रधनुष से संबंधित नहीं छूटेगा, जितना आ सकता है अभी तक एग्जाम में जितना पूछा जा चुका है इससे संबंधित वो मैं सारा ही आप लोगों को करवा दी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो किस पालतू जानवर को दफनाया गया था? बकरी को। किसको दफनाया गया था? बकरी को। बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होगा क्योंकि वो कब्र में पालतू जानवर देखते हैं सीधा कुत्ता लगा देते हैं, लेकिन यहाँ मेहरगढ़ पूछा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बकरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ के कब्र में बकरी मिला है। क्या मिला है? बकरी मिला है। जबकि अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुर्ज होम के कब्र में, बुर्ज होम पड़ता है जम्मू कश्मीर में, यहाँ के कब्र में एक आदमी के साथ किसका दफनाए जाने का प्रमाण मिला था? तो कुत्ता का। किसका? कुत्ता का। बुर्ज होम से जो कब्र मिला था उसमें आदमी के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, लेकिन मेहरगढ़ में जो कब्र मिला था उसमें आदमी के साथ बकरी के दफनाए जाने का प्रमाण मिला था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री को कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो कैसे कैसे आया था? पहले फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर इत्सिंग आया था। फाहियान जो है वो किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। किसका कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेनसांग कब आया था? तो ये तो चीन से चला था 629 में, भारत कब पहुँचा था? 630 में पहुँचा था ना, 630 में। इससे संबंधित सारा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हाँ, परसों वाले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछी थी आप लोगों से, पूछी थी कि मैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकता है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। कितने हैं? 543। और राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है। और 550 जो सदस्य है लोकसभा का अधिकतम, ये 530 जो है वो राज्यों से नियुक्त होकर जाएगा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त होकर जाएगा, ठीक है। कहाँ से जाएगा? तो 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 543। और राज्यसभा में? तो राज्यसभा में वर्तमान में है 245, ठीक है। लोकसभा का वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो लोकसभा का वर्तमान में स्पीकर है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। और ये अपने द्वितीय कार्यकाल में है। इससे पहले भी ओम बिरला जी ही लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक है। आप लोग हमको ये बताइए कि किस सदन के अध्यक्ष जो होते हैं, सभापति जो होते हैं, वो उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि किस सदन का सदस्य जो हैं, सभापति जो हैं, वो उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो आप लोग हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।